देखो लास्ट क्लास में हमने रेखीय संवेग संकारक निकालने के लिए पढ़ा था। तो रेखीय संवेग संकारक जो होता है उसको कैसे पी कैप के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी कण है उस कण से क्या होती है, एक तरंग समृद्ध होती है और उस तरंग को एक तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको तरंग फलन को हम स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं। स्टेट फंक्शन है वही क्या होता है, एक तरंग फलन नहीं होता है एक प्रकार से, ठीक है। और ये तरंग फलन जो था वो क्या था, साइन एक्स टी बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ओमेगा टी माइनस के, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए एनर्जी ई बराबर जो थी प्लांक के अनुसार फोटोन की एनर्जी ई बराबर क्या लिखते हो आप, एच में लिखते हो, ठीक है। अगर इस ई का के अंदर आप क्या लिखो, एच बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा कोणीय आवृत्ति ओमेगा जो क्या होती है 2 पाई म्यू होती है। म्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो उस कंडीशन में एक चीज और, एच कट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से एनर्जी ई बराबर क्या हो जाएगी, एच कट ओमेगा, ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच कट आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी किस रूप में, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन ये भी हो सकता है। वहां से अगर हम ओमेगा कोणीय आवर्ती का मान लिखना चाहे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन एच कट। इसी प्रकार से डी ब्रोगली के अनुसार आपने जो तरंग है उसके मोमेंटम के लिए पी बराबर आपने क्या लिखा था, फॉर्मूला पी बराबर एच अपॉन लैम्बडा। इसको ऊपर नीचे दोनों ही तरफ अंश और हर में किससे गुना करने पे 2 पाई से गुना करोगे तो यहाँ से पी बराबर क्या आ जाएगा, एच कट की, क्योंकि के तरंग संचरण नियतांक जो होता है वो किसके, वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देखोगे आपको दो फॉर्मूले मिले, एक तो एनर्जी ई का क्या मिल गया, एच कट ओमेगा, और दूसरा मोमेंटम पी का क्या मिल गया, एच कट के। तो यहाँ से आप के को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच कट लिख सकते हो, ठीक है। ये जो ओमेगा का मान ई अपॉन एच कट तथा के का मान पी अपॉन एच कट है, इस मान को किस में रखने पर, किसमें रखोगे वापिस, ओमेगा तथा के का मान पुनः तरंग फलन का मान तरंग फलन में रखने पर तो आपको नया तरंग फलन, जो तरंग फलन एनर्जी और मोमेंटम के रूप में प्राप्त होगा वो क्या होगा, साइन एक्स टी बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा अपॉन एच कट कोष्टक में ई टी माइनस के पी। ये आपके समझ, ये वेव फंक्शन है, मतलब किसी भी पार्टिकल तो देखो यहां से हम वेव फंक्शन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन एक्स टी बराबर ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एच कट ई टी माइनस के पी है, ठीक है। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 का क्या करें, अगर x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर, जब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d साइन एक्स टी अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस के पी एक्स, ठीक है। यहां से डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स जो किसके बराबर होगा, ए एक्स के सापेक्ष एक्सपोनेंशियल का किसी भी टाइम के सापेक्ष करो या स्थिति के सापेक्ष करो तो उसके अवकलन में कोई परिवर्तन,
मतलब उस एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर वाला फंक्शन अगर x या t के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसका अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, ये डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स, वो क्या आएगा, आयोटा अपॉन एच कट इंटू पी, साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा अपॉन एच कट पी टी माइनस के पी है। यहाँ पे ध्यान रखना प्लस के आई अपॉन एच कट इसलिए आया बेटा अपॉन एच कट, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस में आ जाएगा। तो अब इसको हम वापिस क्या लिख सकते हैं, डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू आयोटा एच कट पी कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स टी। इस आयोटा अपॉन एच कट को दूसरी तरफ भेजोगे तो एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी साइन एक्स टी। आयोटा 1 अपॉन आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस के आयोटा के बराबर, ठीक है। या फिर ठीक है, तो 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर, माइनस के आयोटा के बराबर, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप आयोटा स्क्वायर रखोगे या फिर ये 1 है उसकी जगह, या फिर ये लिख सकते हो 1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, माइनस के आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 बराबर माइनस के आयोटा स्क्वायर रखोगे तो अपॉन आयोटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन है, उसके अंदर हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस के आई एच कट डेल बाय डेल एक्स कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन एक्स टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी कोष्टक में साइन एक्स टी। अब इस इक्वेशन का क्या करने पर, इसको नंबर 2 आइगन मान समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपने कल पढ़ी थी, अभिलाक्षणिक समीकरण, वो क्या थी, ए कैप साइन इक्वल्स टू क्या थी, ए साइन, ठीक है। इन दोनों का इस समीकरण से क्या करने पर, समीकरण नंबर 2 का इससे तुलना करने पर, इस समीकरण से तुलना करने पर पी कैप मोमेंटम ये एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्स के सापेक्ष हो रहा है और ये कंपोनेंट भी कौन सा है, एक्स का कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट के सापेक्ष जब आप अवकलन कर रहे हो या फिर ये जो मोमेंटम है ये इस वेव फंक्शन के कौन सा घटक आएगा, इसका एक्स घटक आएगा। तो यहाँ से पी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स के बराबर है। जैसे कि मान लो ये मोमेंटम का एक्स घटक दिया हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, उसके एक्स घटक का किसका, समय के एक्स घटक का मान हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसके वाई घटक को लिखना चाहे तो वो क्या होगा, माइनस के आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से इसका जेड घटक लिखना चाहे तो माइनस के आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड आ जाएगा। और अगर हम मोमेंटम को 3 डायमेंशनल रूप में लिखना चाहे, ये तो सब क्या है 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में है, और अगर हम 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में मोमेंटम के ऑपरेटर को लिखना चाहे तो वो पी कैप बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई कैप प्लस पी जेड कैप के रूप में। तो यहाँ से पी कैप बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा एच कट बार डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और ये वैल्यू जो है पी कैप की वो क्या आ जाएगी, माइनस के आयोटा एच कट डेल। ये क्या है आपके मोमेंटम का ऑपरेटर। देखिए सब जो लीनियर मोमेंटम है उसके ऑपरेटर को किस प्रकार से लिख सकते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, वो इस प्रकार से पी कैप बराबर माइनस के आयोटा एच कट डेल। इसका कब यूज होगा, जब आपको फंक्शन किस प्रकार से दिया हो, साइन आर वेक्टर टी के रूप में। मतलब स्थिति सदिश अगर 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में दिया हुआ है या फिर जो वेव फंक्शन हो 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में है तो उस कंडीशन में मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो उसका कौन सा फॉर्मेट, ये वाला रूप यूज करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपको वेव फंक्शन एक्स वाई या जेड किसी 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में दिया हुआ है
तो उस कंडीशन में आप इन तीन प्रकार में से किसी भी एक का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको वेव फंक्शन अगर x के फॉर्मेट में है तो x वाला, y के फॉर्मेट है तो y वाला, और z के फॉर्मेट में है तो z वाले ऑपरेटर का आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके मोमेंटम का ऑपरेटर निकल गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम के ऑपरेटर को लिख सकते हो। अब इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, कौन से ऑपरेटर को भी ज्ञात करेंगे, एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी में क्या है, दो टाइप के ऑपरेटर यूज होंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और एक कौन सा ऑपरेटर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। उन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कुल ऊर्जा का ऑपरेटर, जैसे कि हैमिल्टन और हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो बाद में आएगा, पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा के लिए वही की वही चीज, कण है गतिशील अवस्था में, तो गतिमान कण से रिलेटेड एक क्या होगी, तरंग, और उस तरंग से रिलेटेड एक क्या होता है, तरंग फलन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल की स्थिति या फिर उसके मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, क्या हो सकता है उसका मोमेंटम, क्या हो सकती है उसकी स्थिति उस तरंग फलन के अंदर, वो पढ़ते हैं। तो उसके लिए मान लो कि उसके तरंग फलन को साइन एक्स टी बराबर हम किससे लिख रहे हैं, ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स के रूप में लिखें। ठीक है, ये हमने ई टी माइनस के पी एक्स पिछले जो लास्ट टॉपिक था उसमें ये वाला समीकरण निकाल लिया था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, वापिस उस पुराने वाले रूप में नहीं लिखा है। अब हम क्या करें, इस समीकरण का क्या करें, इस समीकरण का x के सापेक्ष क्या करने पर, 2 बार अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पे, 2 बार अवकलन करने पर। जब इसका 2 बार अवकलन करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या आएगा, डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल टी, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के आयोटा एच कट और प्लस के आयोटा एच कट ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डेल स्क्वायर साइन एक्स टी अपॉन डेल टी, आयोटा एच कट बाहर, तो यहाँ पे साथ में गुणा में क्या आ जाएगा, पी भी आएगा। ठीक है, और ये पी भी बाहर, और ए। अब इसके बाद में इसका वापस हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो अंदर और क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट, आयोटा पी अपॉन एच कट एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा एच कट ई टी माइनस के पी एक्स। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, ए एक्सपोनेंशियल एन इसके आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस के पी एक्स के बराबर आएगा। अब ये कंपोनेंट कौन सा है, एक्स कंपोनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अपॉन में एक्स होगा, यहाँ पर सब में अपॉन में एक्स आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपॉन में एक्स आ जाएगा, पी एक्स। तो अब देखिए यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी को हम क्या ले सकते हैं, एच कट का स्क्वायर अपॉन आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
px² साइन एक्स। इसको हम क्या करें, दोनों समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2m से भाग देने, उनका भाग देने पर इक्वेशन क्या है, इसका मान तो -1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस के h कट का स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस के h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपको मालूम होगी, वो होती है p² अपॉन 2m के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, px² अपॉन 2m साइन एक्स टी। इसको आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का x घटक भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का आइगन मान समीकरण से क्या करने पर, आइगन मान समीकरण से क्या करने पर, तुलना करने पर आइगन मान समीकरण से जब इसकी तुलना करोगे तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का x घटक, जिसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो e के x, ठीक है, x घटक जो है किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसी प्रकार से y घटक लिखोगे e के y कैप, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस के h कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। z घटक वो क्या आ जाएगा, वो भी यही आएगा, जिसमें बस चेंज इतना सा हो जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, z डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर। और अगर 3 डायमेंशनल, ये सारे क्या है, किसी 1 डायमेंशन के अंदर है, क्योंकि एक ही आप क्या ले रहे हो, पोजीशन का कौन सा सिर्फ एक ही घटक x ले रहे हो या y ले रहे हो या फिर z अलग अलग ले रहे हो, तो 1 डायमेंशनल अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन 3 डायमेंशनल मतलब x y z तीनों के सापेक्ष अगर आपको इसे दी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, टोटल ई कैप संकारक वो क्या होगा, ई के एक्स कैप प्लस ई के वाई कैप प्लस ई के जेड कैप। यहाँ से इसका मान रखोगे तो ई के कैप क्या आ जाएगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जो कि किसके माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर के बराबर। ये आपके क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। मतलब कोई भी पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा जो है उसको अगर हम किसी वेव फंक्शन के आधार पर ज्ञात करना चाहे तो उसके लिए जो ऑपरेटर होगा वो कौन सा ऑपरेटर होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, उसका क्या होता है, ऑपरेटर का फॉर्मेट होता है। बुक में देखोगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या लिखे हुए हैं, डायरेक्ट लिखे हुए हैं, और डायरेक्ट कभी कभार ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से अगर आप सॉल्व करके देखते हो तो उस कंडीशन में इनको याद रखना ये क्या हो जाता है, और भी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि गतिज ऊर्जा का भी संकारक निकल गया, तो अब हमें किसका संकारक भी मालूम होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा का भी। स्थितिज ऊर्जा का संकारक मालूम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी के संकारक को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्थितिज ऊर्जा का संकारक लिखने से पहले मैं आपको स्थिति के निर्देशांकों के संकारक के बारे में बता दूं। स्थिति के निर्देशांकों के संकारक, अब इसके संकारक में कोई भी चेंज नहीं होता। एक्स कैप को अपन एक्स के रूप में लिखते हैं, वाई कैप को वाई के रूप में लिखते हैं, जेड कैप को जेड के रूप में लिखते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। स्थिति के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कैप का एक्स मान ही होता है, वाई कैप का वाई होता है, जेड कैप का जेड ही होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। स्थिति के जो स्थिति के निर्देशांक है उसके संकारक को किस प्रकार से, इसी प्रकार से लिखते हैं। हाँ, इसका मान भी एक चेंज होता है, परंतु वो क्या है, आप लोग जब इसके अंदर जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हो, अभी निर्देशांकों को पढ़ रहे हो, वो टाइम और पोजीशन के रूप में पढ़ रहे हो या टाइम और पोजीशन के रूप में जो कोई भी वे फंक्शन है उसके लिए पढ़ रहे हो। लेकिन एक क्या होता है, कोणीय आवर्ती के रूप में भी जो स्पेस होता है उसके रूप में भी कभी कभार क्या किया जाता है, ऑपरेटर को पढ़ा जाता है। तो उस कंडीशन में ये ऑपरेटर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो हमें पढ़ना नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के लिए ऑपरेटर जो होता है उसका मान एक्स कैप का मान एक्स, वाई कैप का मान वाई तथा जेड कैप का मान क्या होता है, जेड होता है। अब देखिए, जब आपको स्थिति के निर्देशांकों के बारे में मालूम है तो इसी के साथ में स्थित ऊर्जा का संकार, स्थित ऊर्जा का संकार वी कैप आर टी का मान एक्स टी का मान क्या होगा वो हमें करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि साई एक्स टी तो वही का वही है। अगर मान लो कि हम अगर स्थिति ऊर्जा संकारक जो है एक्स टी, उसको अगर हम क्या करें, साई एक्स टी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें वही का वही ऑपरेटर के रूप में एनर्जी का क्या, वही का वही वी के रूप में हमें क्या मिलेगी, इसकी आइगन वैल्यू मिलती है। तो स्थिति ऊर्जा का जो संकारक होता है उसको भी क्या लिखते हैं, वी के रूप में ही लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। इसका कारण ये होता है क्योंकि स्थिति ऊर्जा जो होती है किसी भी पार्टिकल की, वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, और पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है वो उसका निर्देशांक ही होता है। तो इसी प्रकार से स्थिति ऊर्जा का जो संकारक होता है वो उसकी ऊर्जा ही उसका क्या होता है, संकारक के रूप में लिखी जाती है। तो वी कैप जो होते हैं वो वी के रूप में ही हमेशा लिखा जाता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, इसी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब जब हमने स्थिति ऊर्जा का संकारक, गति ऊर्जा का संकारक, संवेग का संकारक ये सारे निकाल लिए, तो अब बचता है आप लोगों के टोटल एनर्जी का संकारक। अब टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, फंक्शन साइन एक्स टी दोनों के ऊपर, साइन एक्स टी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आप फंक्शन देखोगे वो दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो स्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा फंक्शन जो है वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होती है कण की, कुल ऊर्जा, वो क्या है, स्थिति जो होती है उसका संकारक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या फिर दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो समय पर आश्रित होता है, मतलब इंग्लिश से इसको बोलेंगे टाइम डिपेंडेंट, और एक जो होता है वो समय अनाश्रित ऑपरेटर। समय अनाश्रित जो होता है उसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप थर्ड यूनिट पढ़ोगे ना तो आप लोगों के जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी वो भी दो तरीके की होगी, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मोशन कराए तो मोशन के दौरान जब उससे रिलेटेड एक तरंग फलन होता है, तरंग होती है और उस तरंग को एक तरंग फलन के द्वारा डिफाइंड करते हैं, तो उसकी भी ऊर्जा क्या होती है, दो प्रकार की होती है। मतलब उसकी कुल ऊर्जा जो है वो भी क्या है, दो प्रकार से दी जाती है, या फिर दो प्रकार की ऊर्जा का ऑपरेटर होता है। एक तो कौन सा, टाइम डिपेंडेंट, और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। कुल ऊर्जा संकार, और एक चीज आपको इसमें ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी कभी किसी में कुल ऊर्जा न लग के बोल दिया होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपको ध्यान रखना है जो कुल ऊर्जा संकारक होता है उसको हैमिल्टनी संकारक हिंदी में तथा इंग्लिश में हैमिल्टोनियन
ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इस ऊर्जा संकारक को क्या बोलते हैं, हैमिल्टनी संकारक भी बोलते हैं, हैमिल्टनी संकारक भी कहा जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए वापिस से ऊर्जा किसकी होगी, कुल कण की गतिशील अवस्था में ऑसिलेटर दोनों के लिए, और ये इससे रिलेटेड एक क्या होती है, तरंग होती है, और तरंग का एक तरंग फलन, जिसको हम साइन एक्स टी बराबर किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा एच कट ई ऑफ टी माइनस पी एक्स। ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो टोटल एनर्जी ई होती है, ई कैप, वो क्या होती है, पी कैप का स्क्वायर अपॉन, वो होती है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ही योग के बराबर होती है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 2m प्लस वी एक्स टी के रूप में लिख सकते हैं, पी एक्स कैप। अब क्या करो, इसको इसके ऊपर ऑपरेट करो, मतलब एनर्जी ऑपरेटर को जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इस वेव फंक्शन से क्या मिलेगा, हमें उसकी टोटल एनर्जी का ऑपरेटर मिलेगा। तो इसको किस प्रकार से भी, ई कैप साइन एक्स टी बराबर हमें क्या मिलेगा, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी कैप का स्क्वायर एक्स अपॉन 2m प्लस वी कैप एक्स टी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m को जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो आपको पहले ही मालूम है कि जब पी एक्स स्क्वायर को आपने ऑपरेट किया था तो उसका आइगन मान क्या निकला था, इसी वेव फंक्शन के माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिला था। ठीक है, और v को अगर ऑपरेट करते हो तो हमेशा v ही प्राप्त हो रहा है वापिस, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई कैप साइन एक्स टी बराबर आपके क्या आ जाएगा, माइनस की एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन एक्स। ठीक है, यह आ गया। अब वापिस से ये एनर्जी का कौन सा घटक है, x, या फिर इसको हैमिल्टोनियन के रूप में लिखे तो h कैप x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये x घटक है, तो यहां से आपको जब आप आइगन मान समीकरण से इसकी तुलना करोगे, किससे, आइगन मान समीकरण से तुलना करने पर आपको एनर्जी का ऑपरेटर जो है ई एक्स कैप एक्स घटक के रूप में एच एक्स कैप, वो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप किसके लिए भी लिखना चाहोगे वाई एक्स के अनुदिश, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस v। और जेड डायरेक्शन के लिए वो क्या होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस v। ये किस किस के, x के, y के और z के लिए। और इसी तरीके से जो ये टोटल एनर्जी ये 3 डायमेंशन के रूप में इसको लिखना चाहे तो एच कैप ई कैप, ये जो है इसको हैमिल्टन की ऑपरेटर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मान क्या आ जाएगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस, ये आपके क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का, कुल ऊर्जा का
समय अनाश्रित किस संख्या होती है? समय अनाश्रित मतलब टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर निकल गया। इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना हो, इसी टोटल एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स टी बराबर आपने क्या पढ़ा है? ए एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा एच कट ई ऑफ टी माइनस के पी एक्स। इस समीकरण का आप क्या करो? करण का टी के सापेक्ष क्या कर लो आप? अवकलन करने पर टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो उस कंडीशन में देखो आप यहां से डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल टी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के आयोटा एच कट ई ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहां से इसका उल्टा यहां पे आप क्या करो? एच कट अपॉन आयोटा माइनस के डेल बाय डेल टी साइन एक्स टी बराबर क्या आ जाएगा? ई कैप साइन एक्स टी। ठीक है, तो यहां से इसका वापस किससे? आइगन मान समीकरण से तुलना करने पर, किससे? आइगन मान समीकरण से तुलना करने पर। जब आइगन मान समीकरण से इसकी तुलना करोगे तो उस कंडीशन में यहां से टोटल एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट जो ऑपरेटर है उसका मान क्या आ जाएगा? माइनस के एच कट आयोटा डेल बाय डेल टी। इसको आप क्या लिख सकते हो? आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर जो है वो क्या? आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। इसको क्या बोला जाएगा? कुल ऊर्जा का समय आश्रित संकारक। समय आश्रित से मतलब टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब क्या है कि टाइम तो है नहीं, 1 मिनट से कम है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एक आपके और ऑपरेटर बचा है एंगुलर मोमेंटम का, वो करेंगे। और एक आपके जो कंडीशन है, जैसे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है वेव फंक्शन की, वैसी की वैसी क्या होती है? एक ऑर्थोगोनलिटी की भी कंडीशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।